धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय। पहले तो हमने सोचा कि वक्तागण और भी हैं, सब लोग अपना विचार रखें, क्योंकि ये बुद्धिजीवी कार्यक्रम है। आपने बहुत से सामाजिक रैलियां करी हैं। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आज तक आपने कोई रैली देखी है जो बिना पार्टी के बैनर पे हुई हो, गैर राजनीतिक रैली हुई हो, सामाजिक मुद्दों पे रैली हुई है? आप खुद जवाब दीजिए। जितने भी समाज में नेता हुए, दूसरे समाज में नेता हुए, नेता यही कहता रहा, आओ जिंदाबाद लगाओ, हमारी पार्टी को वोट दो, हमें बनाओ, और बनने के बाद समाज ने हमें कहां जिताया, ये कह के टाटा बाय बाय। तो साथियों, ये जो सम्मेलन है ये मुद्दों का सम्मेलन है, बुद्धिजीवी सम्मेलन है। हर आमंत्रित व्यक्ति यहां पर इतना ज्ञान रखता है, इतना विचार रखता है। ये कार्यक्रम अगर चलता रहे तो हमें लगता है रात निकल जाएगी, और कईयों की ट्रेन भी बुक है। तो हम चाहते थे कि लास्ट में बोलें, लेकिन माननीय मंत्री जी के संबोधन के बाद हमने संचालक महोदय से कहा कि माननीय मंत्री जी ने जिस तरीके से मुद्दों को कवर किया है, यहां पर बोलना बनता है, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक जाति की लड़ाई नहीं है। जब तक हम जाति से जमात की तरफ नहीं बढ़ेंगे, अति पिछड़े को एकजुट नहीं करेंगे, तब तक हम आंदोलन में बदलाव की राह में नहीं आ पाएंगे। सर्वप्रथम भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के चरणों में नमन करते हुए, इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, और इस देश की धरती से अलग अलग प्रदेशों से आए हुए, अपने प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए, ये सम्मेलन हमने जानबूझ के लखनऊ में रखा था। ये सम्मेलन हमने जानबूझ के, हमारे संजय सेन जी मध्य प्रदेश से आए हैं जो अति पिछड़े के लिए काफी काम करते हैं, हम लोगों ने जानबूझ के 20 तारीख बुधवार को इसलिए रखा क्योंकि हम खुद देखना चाहते थे कि जिस लड़ाई पे हम लोग लड़ना चाह रहे हैं वो राष्ट्रीय कोर कमेटी, कोई इंसान अपना एक दिन का वेतन छोड़ सकता है कि नहीं, एक दिन का अवकाश ले सकता है कि नहीं, कौन आ सकता है, क्योंकि भीड़ में कई दिखते हैं, लेकिन जब जरूरत पर लोग जो दिखते हैं वो टीम निर्माण होती है। और आज से ये वो टीम निर्माण होगी। आपको हम उदाहरण देते हैं, बड़े बड़े देश नहीं अमेरिका को हरा पाए, लेकिन वियतनाम ने अमेरिका को हराया है। हमें वो रणनीति पे काम करना है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पा रही हैं, और जो माननीय मंत्री जी ने अभी एक बात कही, वोटों का समीकरण समझाया, ये समीकरण अगर हम लोग अपने समाज में जाके समझाएंगे, अति पिछड़ी की दूसरी जातियों में जाके समझाएंगे, फिर चाहे वो पाल समाज हो, निषाद समाज हो, हमारा राठौर समाज हो, और जो तमाम अति पिछड़ी जातियां हैं, उन समाज को अगर एकजुट करके काम करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सम्मानित साथियों, एक बहुत बड़ी बात आपको समझाना चाह रहे हैं। हम अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं। हमारे लिए बहुत आसान है राजनीति करना, राजनीति के हिसाब से। राजनीति इस देश में धंधा बन चुका है। राजनीति जो करने आ रहे हैं वो राजनीति को धंधे के हिसाब से कर रहे हैं, चंदे के हिसाब से कर रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत नौकरी के हिसाब से कर रहे हैं, अपने को विधायक बनाने की बात तक सीमित है, अपने आप को सांसद की बनाने की बात की सीमित है। लेकिन समाज की लड़ाई, जो हमारे सीनियर साथी अभी घनश्याम जी कह रहे थे कि राजनीति की जो प्रेरणा है वो समाज की लड़ाई होनी चाहिए, समाज के लिए होनी चाहिए। कोई किसी पे अत्याचार हो तो उसके लिए शासन प्रशासन से भिड़ना चाहिए, तो वो तो नेता बनेगा समाज का, लेकिन इसमें कुर्बानी भी होती है। आदरणीय सतीश पाल जी ने एक बात बोली कि जिस तरीके से वो अति पिछड़ों की बात को लेकर लड़ रहे हैं, शायद इसीलिए भाजपा में उनका सम्मान ज्यादा बड़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम उनको एक और बात बताएंगे, ये वो मूवमेंट है, अगर इसमें हम लोगों ने गति पकड़ ली, एकजुटता पकड़ ली, तो ये वो सम्मान इतना बड़ा है कि सारी पार्टियां इनके पीछे लग जाएंगी, अति पिछड़ों के पीछे लग जाएंगी, और ये सम्मान जब लागू होगा तो घर घर में सम्मान लागू होगा, घर घर में विकास होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा? सम्मानित साथियों, जैसे कि बात हो रही थी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की और प्रदेश में राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट की, हम लोगों का जो उन्होंने विश्लेषण किया है जातिगत जनगणना अपने समाज की, वो लगभग 3.5% के आसपास उन्होंने कागजों में दिखाई है। लेकिन जब तक तरीके से जातिगत गणना होगी, साइंटिफिक जातिगत गणना होगी, घर घर जाके जातिगत गणना होगी, वो 4.5-5% के आसपास बैठेगी। वो एक विषय है जो आने वाले समय में होगा। इसी तरीके से आप
वर्तमान में बिहार में चुनाव है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 27 में भी चुनाव है। आपको एक बात और समझनी है कि आप लोग अगर विधायकी की बात करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि ये सच है, अगर आप लोग एकजुट हुए तो हर राजनीतिक पार्टी पे दबाव करेगा, हर राजनीतिक पार्टी आपको टिकट देगी, लेकिन कन्वर्जन जीत में कैसे होगा इस पर भी विचार करना है। राजनीति इतनी बड़ी राजनीति होती है, कभी कभी हराने के लिए ही टिकट दी जाती है और सिर्फ गिनती कराने के लिए टिकट जाती है। हमको राजनीति को इस तरफ से भी समझना है और राजनीति को इस तरफ से भी समझना है। एक हमारे गुरु है जिनका हम नाम नहीं लेंगे, उन्होंने बोला इस देश में राजनीति से हमारा समाज जो 78 सालों से वंचित है उसका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी बात चल रही थी, तो एक बच्चा था वो पढ़ाई कर रहा था, ये उदाहरण है, समझिएगा राजनीति में समाज का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राजनीति समाज की लड़ाई के लिए नहीं हो रही है। एक बच्चा था पढ़ाई कर रहा है, वो पूछता है अपने पिताजी से, पिताजी राजनीति क्या होती है। वो 12th का स्टूडेंट था, उसके पिताजी ने कहा पढ़ाई कर, फालतू की बातें मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। उसने कहा पिताजी बताओ ना राजनीति क्या है, काफी लोग टीवी पे आता रहता है, राजनीति क्या है। उसने कहा 12th के, पिताजी ने कहा 12th के एग्जाम में पढ़ाई कर और आगे बढ़, नौकरी वोकरी कर। अब वो नहीं माना, उसने फिर पूछा, उसके पिताजी उसे छत पे ले गए, एक लात दी, वो ऊपर से गिरा। उसने की ये होती है राजनीति। यही देश की और समाज की राजनीति रही है, लोग गिराते रहे हैं, अपने को उठाने के लिए, समाज की बात करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि राजनीति एक पेशा बन गया है, धंधा बन गया है, चंदा बन गया है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, पद और इसकी लालसा के लिए, क्योंकि दबाव आपका बनेगा और जरूर बनेगा। 8 से 10 टिकटें मिला के अलग अलग पार्टियों से मिलेंगी। और यह भी सच है आने वाले समय में आपके समाज से 2 विधायक भी बनेंगे, 1 MLC और बनेंगे, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा चमत्कार नहीं होगा। ये भी समझने की बात है। ये आपको भी पता है कि आप गांव देहात में कितना आंदोलन कर रहे हैं, और ये हमें भी पता है और आपको भी पता है कि जो अपने आप को समाज का और अति पिछड़ों का नेता बोल रहे हैं वो जमीन पर कितने हैं, गांव देहात में लोगों के सुख दुख में कितने हैं, कितने क्रांतिकारी तरीके से घरों में पहुंच रहे हैं। तो परिवर्तन होगा, लेकिन 2 विधायक मिलेंगे, 1 MLC और मिलेगा। अब मान लीजिए कुशीनगर में आपको विधायक मिल गया, हमारे आगरा से काफी सम्मानित साथी आए हुए हैं, जो बेचारे जातिगत शोषण गांव देहात में झेल रहे हैं। वहां मान लीजिए आगरा है, मैनपुरी है, दूसरा शहर है, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, उनके बच्चों के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, उनके आने वाली पीढ़ियों के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। बस एक सम्मान महसूस होगा कि हाँ हमारे समाज से कोई विधायक नहीं हुआ, चलो एक विधायक और बन गया, 1 MLC और बन गया। तो क्या क्रांति होनी चाहिए। आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है, थोड़ा सा पीछे आ जाइए। इस चीज का सामाजिक न्याय का ज्ञान डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को था। उनको पता था, ये ज्ञान थोड़ा बहुत काशीराम जी को भी था, उनको पता था। उन्होंने लिखा, चमचागिरी की एक पुस्तक लिखी कि जब आदमी किसी पार्टी में कृपा पात्र पे पहुंच के अपना पद लेता है तो वो उसको नौकरी की तरह निभाता है, आपकी बात नहीं करता है। आज भी हम देखते हैं जब समाज पे शोषण होता है तो आदमी देखता है किसने मारा इस आदमी को, कौन सी जाति है, अच्छा इस पार्टी का है तो हम वहां नहीं जाएंगे बचाने, उसने मारा है तो हम नहीं जाएंगे बचाने में। यानी सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ये आपको समझने की बात है। लेकिन आप इसको समझेंगे, एकजुट रहेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जाति से जमात की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो जो हम बात कर रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की, उन्होंने इस चीज को पहचाना था और उनको पता था कि वो तो डॉक्टर अम्बेडकर थे, वो किसी के आगे नहीं झुके। अगर वो उस टाइम कांग्रेस की नीति को मान लेते, 2-3 मंत्रिमंडल पोर्टफोलियो उनको और मिल जाते, संविधान ना लिखते, तो ना आज दलित का भला होता, जो छोटा मोटा हम लोग आज बैठे हैं बात कर रहे हैं वो भी परिवर्तन ना होता। तो उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को लागू करने के लिए संवैधानिक अधिकार दिया समाजों को। संवैधानिक अधिकार वो होता है कि सत्ता जाए, पार्टी आए, आपका नेता आपके लिए बोले ना बोले, आपके हक अधिकार हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे, आपके लिए हक अधिकार हमेशा जीवित रहेंगे। संवैधानिक अधिकार की ही वो ताकत है कि आज जो दलित समाज है, जिसका जितनी जनसंख्या है, उसका उसी के अनुपात में उसका आरक्षण है। आज चाहे शैक्षिक संस्थाओं की बात हो, रोजगार की बात हो, सरकारी सेवाओं की बात हो, उनका हर जगह प्रतिनिधित्व है।
उनके डीएम हैं, उनके एसपी हैं। गांव देहात में आज भी जब उनके खिलाफ शोषण होता है तो उनका शोषण के खिलाफ कानून है, एससी एसटी है। ये वो ताकत है कि अगर उनकी पार्टी भी किसी की गुलाम बन जाती है, उनका सांसद विधायक भी गुलाम बनता है, तो उनके हक अधिकार सुरक्षित हैं, उनका मान सम्मान सुरक्षित है, उनके पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि उनके पास शिक्षा में आरक्षण है, सरकारी सेवाओं में आरक्षण है। और कोई बात होती है, भले ही कोई उनका साथ देना दे, उनको उनके लोग रहते हैं। मान लीजिए किसी थाने पे एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, लेकिन एसएचओ उनके मिल जाएंगे, उनके कुछ एसपी मिल जाएंगे, कुछ डीएम मिल जाएंगे, तो ब्यूरोक्रेसी से भी, शासन प्रशासन से उनको सहयोग मिलेगा, उनका काम हो जाएगा। लेकिन अपने यहां आपने देखा होगा कई जगह शोषण हो रहा है। समाज के नेता जो होते हैं उनके मुंह से समाज का सा नहीं निकलता है, लोग कहना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि भाई हम समाज के लिए नहीं, शायद पार्टी के लिए कहीं नौकरी से ना निकाल दिया जाए। इस बदलाव की शुरुआत गौरवनंद से या हमसे नहीं हो पाएगी, लेकिन इतना जरूर है, आप साथ दिए तो आने वाले 25 साल हम आपके साथ हैं। और जिस तरीके से आपको हमें यूज करना है आप पूरा यूज कीजिए। भगवान की दुआ से और संविधान की ताकत से तन मन धन से फिलहाल मजबूत है, और आपका साथ मिल गया तो जिस अधिकार की लड़ाई है वो मजबूती से आपके लिए लागू करके दिखाएंगे। फिर चाहे वो केंद्र की रोहिणी आयोग की रिपोर्ट हो, प्रदेश की जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट हो, दोनों लागू हो जाएंगी। ये आपको समझना है। बात हो रही थी चुनाव की, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, 8-10 टिकटें भी मिलेंगी, 1-2 विधायक भी मिलेंगे, एक आध एमएलसी और बनेंगे, एक आध को आयोग में भी सम्मान मिल सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत, युवाओं की जिंदगी, आने वाले पीढ़ियों की जिंदगी में परिवर्तन नहीं आ पाएगा। इसके लिए सामाजिक न्याय का आंदोलन, जन आंदोलन, अति पिछड़े की भागीदारी का आंदोलन, रोहिणी आयोग और जस्टिस राघवेंद्र कमेटी के आयोग का जब रिपोर्ट लागू होगी तब परिवर्तन आएगा। जब आपके 10 डीएम इस प्रदेश में होंगे, जब आपके 10 आईपीएस ऑफिसर इस प्रदेश में होंगे, जब आपके 500 एसएचओ आपके थानों में होंगे, और जब आपके 150 एसडीएम इस प्रदेश में होंगे, अलग अलग विभागों में अलग अलग अधिकारी होंगे, न्याय, सामाजिक न्याय स्थापित हो चुका होगा। और सबसे बड़ी मजबूती आज के समय में जो है वो है सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक मजबूती। इस चीज को समझना है। अगर मान लीजिए हमारे बीच में जितने लोग बैठे हैं, कई युवा ऐसे हैं जो चाहते हैं समाज सेवा करें, राजनीति में कुछ कदम आगे बढ़ाएं, इस देश को, इस समाज को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक परिस्थिति, वो सोचते हैं शिक्षा के बाद रोजगार की परिस्थिति, वो ना मजबूत होने के कारण वो कहीं ना कहीं अपनी टांग पीछे कर लेते हैं। और जो नेता जिनको समाज से मतलब नहीं है वो अपना इधर उधर गेम खेल के अपना काम बना लेते हैं। तो इस चीज को तभी मजबूती मिलेगी जिस दिन हमारे समाज के युवा वर्ग को, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को जब बड़े शैक्षिक संस्थान, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम, उनमें एडमिशन मिलेगा, फिर चाहे वो बड़े रोजगार हो, चाहे आईएएस, आईपीएस, तमाम अधिकारी और तमाम रोजगार पर जब उनमें भागीदारी मिलेगी, वो युवा वर्ग जब अपने हक अधिकार को समझेगा, एकजुट होगा, तो आने वाले वक्त में वो खुद बुनियाद लिखने के लिए इस सम्मान के साथ एकजुट होगा, आर्थिक मजबूती के साथ, और राजनीतिक भागीदारी भी फिर मांगनी नहीं पड़ेगी, वो छीन के ले लेगा। इसी चीज को हमें समझना है। और हमारे जो दूर दूर से तमाम साथी आए हैं, कार्यक्रम काफी देर से चला है, कई लोग बोलना चाहते हैं, कई लोग बताना चाहते हैं, हमें मंच का भी सम्मान रखना है, आपका भी सम्मान रखना है। इसलिए हमने आज जो माननीय मंत्री जी जब से कार्यक्रम चला है तब से कोई माला नहीं पहनाई गई है, तो थोड़ा सा हम क्षमा चाहेंगे अपने लोगों के प्रति भी कि आज हमने जो कार्यक्रम रखा, प्योर बुद्धिजीवी सम्मेलन रखा और जानबूझ के सर्वे कराया। मात्र 1 हफ्ते के नोटिस पे 2 दिन पहले हम वियतनाम में थे, हमने जानबूझ के इसका नहीं किया। हमने ये देखना चाहा इस समाज में अगर कोई आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है। हमने खाना काफी देर रोका, लेकिन जब हमें लगा कि कुछ लोग जा रहे हैं तो थोड़ा सा उनको वो भी सम्मान दिया जाए, क्योंकि अभी असली सम्मान की लड़ाई इनको नहीं पता है। जब ये आपने बोला था कि अगर 150 आदमी निकल के वहां घेराव करेंगे तो शायद हर कोई जाग जाएगा, हर किसी को मालूम पड़ जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चिंगारी लगेगी। आप लोग अपने अपने जिलों में जाएंगे, अपने अपने प्रदेशों में जाएंगे, इस चिंगारी को आगे बढ़ाएंगे, इस मजबूती को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे संजय भाई साहब का भी मध्य प्रदेश से काफी सहयोग रहा है, जो अति पिछड़ा उत्थान समिति चलाते हैं। हम लोगों ने इसीलिए बुधवार और 20 तारीख तय करी
कि सर्वे करा लेते हैं। और इस सर्वे के बाद जैसे हमारे मैनपुरी से दिनेश भैया जी आए हुए हैं जो अभी बोल रहे थे, हम लोग मैनपुरी में एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं अति पिछड़ों की। और मैनपुरी हमने इसलिए चुना है क्योंकि मैनपुरी जिन लोगों ने रिजर्व कर रखी है उनको दिखाना है कि अति पिछड़ा का वोट अभी भी जिंदा है। और ये वो रैली है जो गैर राजनीतिक के साथ साथ हेलीकॉप्टर रैली भी होगी और अति पिछड़ों की इतनी बड़ी ताकत दिखेगी, आज तक इस देश में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई होगी। और आज से वो टीम गठित होगी, उन मुद्दों पे काम किया जाएगा और माननीय मंत्री जी उसमें आपका भी स्वागत रहेगा, सम्मान रहेगा। और हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि कार्यक्रम वैसे भी लंबा खिंचा है और हमारे तमाम बुद्धिजीवी साथी आने वाले वक्ताओं में शामिल हैं, वो अपनी बात को रखेंगे। आप सभी इतनी अलग अलग प्रदेशों से आए, अलग अलग जिले से आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। हमारा सम्मानित मंच बिहार से आदित्य ठाकुर जी आए, हमारे कैलाश नाथ जी आए, हमारे डॉक्टर आर डी पाल साहब आए, हमारे मंत्री जी, और हमारे एक हम और तारीफ करेंगे हमारे जो अशोक कुमार जी हैं, सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग। भाजपा में हमारे समाज के तमाम साथी हैं, कुछ बड़े पद पे भी हैं, कुछ हैं, लेकिन वो सक्रिय हैं समाज सेवा में। ये बड़े सम्मान की बात है क्योंकि जब भी हम देखते हैं पार्टी में लोग पार्टी के लिए सक्रिय, अच्छा है, पार्टी के लिए काम करना है, लेकिन राजनीति की मूल परिभाषा अगर समाज सेवा और देश सेवा नहीं है तो फिर तो ये बिजनेस हो गया। इससे बढ़िया कहीं नौकरी कर लेते, समाज को धोखा क्यों दे रहे हो। तो हम धन्यवाद करते हैं माननीय अशोक जी का, सदस्य उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग। हमारे पिताजी भी आए हुए हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान शुरू में हमें इनसे मिल गया अति पिछड़े का, तो बहुत ज्यादा हमें पढ़ना नहीं पड़ा, आधा काम तो इन्हीं के थ्रू हमें मार्गदर्शन हो गया। हमारे जेपी सेन जी आए हैं, हम भाजपा की सहयोगी पार्टी है सुभाषपा। ओम प्रकाश राजभर भी माननीय जी काफी बोलते हैं अति पिछड़ों के लिए, उनका भी आभार है। अगर ये सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो बहुत परिवर्तन आएगा। हमारे आदरणीय भानु भैया बैठे हैं, इन्होंने अभी बिजनेस शुरू किया था प्रयागराज कुंभ मेले में, बहुत ही शानदार डोम सिटी आपने सुना होगा। और हमें लगा कि अब भानु भैया शायद समाज के मुद्दों पे नहीं बोलेंगे, अब प्योर बिजनेसमैन हो गए हैं क्योंकि ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन सामाजिक मुद्दों पे नहीं बोलते। लेकिन जैसे ही वो कुंभ का मेला खत्म हुआ, भानु भैया ने फिर से फेसबुक पे और जनता जनार्दन और बोलना शुरू कर दिया। तो हमें लगा अभी क्रांतिकारी लोग हैं, अगर एक तरीके से एक बैनर के अंदर काम किया जाए बहुत परिवर्तन हो सकता है, बशर्ते हम कितना उस पर संघर्ष करने के लिए हैं। हमारे बिहार से संजय ठाकुर जी आए हैं, हमारे आगरा के वो साथी आए हैं जिनसे हम थोड़ा क्षमा भी मांगेंगे क्योंकि हम बीच बीच में पूरे प्रदेश में दौड़ने के चक्कर में व्यक्तिगत तौर पे नहीं मिल पाते हैं, कभी फोन पे बात हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है। एक हमारा व्यक्तिगत इतिहास भी है, आज तक ना हमने बर्थडे का केक काटा, ना एनिवर्सरी का केक काटा और ना ही चंदा मांगा, क्योंकि हमें लगता है अगर यही करना होगा तो हमारे पास बहुत साल बचे हैं, बहुत से शॉर्टकट है, लेकिन हमें भी लंबी लड़ाई लड़नी है और आपके सहयोग से लड़नी है। तो कुछ मुद्दों की बात करनी है। आपने जितने भी कार्यक्रम देखे होंगे, आप हमें इन सालों में पहचान चुके होंगे, हम क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं। तो हमारे जो आगरा के साथी, मैनपुरी के साथी, हाथरस के साथी, मथुरा के साथी, हमारे कैडर के पुराने साथी रामेश्वर जी भी हैं, हमारे रायबरेली से हैं, तमाम जनपदों से हैं, हमारे मोनू भाई हैं, हमारे मोहित हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है। आप लोग समय निकल के आए, किसी का नाम नहीं ले पा रहे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप लोग बस एकजुट रहिए और 25 साल के रोड मैप के साथ हम मैदान में उतर रहे हैं। और हमने जब लड़ाई की शुरुआत करी थी, हमने जब पढ़ाई करी तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे पढ़ने के लिए, हमने लोन लिया, लेकिन पढ़ाई मैनपुरी में नहीं थी, बाहर जाना पड़ा, देहरादून जाना पड़ा, आगरा जाना पड़ा। तो हमें ये लगता था सरकार अगर पढ़ाई का लोन ले रही है, बाहर रहने खाने का भी लोन मिलना चाहिए। भाई बाहर रहेगा इंसान, रहेगा खाएगा भी। तो कहीं ना कहीं वो संघर्ष किया और जब लोन चुकाने की बारी आई, हमने कहा अभी लोन नहीं चुकाएंगे, बाद में चुकाएंगे। लेकिन 3-4 साल बाद थोड़ी उन्नति हुई, जब एक बार में लोन डाला बैंक में, पूरा बैंक से वापस आ गया पैसा कि एक बार में इतना पैसा नहीं डाल सकते। ये कहने का मतलब जानते क्या है? पढ़ना बहुत जरूरी है, ये आप समझ लो। और पढ़ना इतना ज्यादा जरूरी है कि पढ़ने से ही रोजगार मिलेगा, आर्थिक मजबूती आएगी, तभी आप समाज सेवा और राजनीति के सपने देख पाओगे।